शुरू करें। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग पियाजे को पढ़ेंगे। पियाजे के बाद में पहले वाइगॉस्की पढ़ लेते हैं। वाइगॉस्की के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग, फिर पियाजे पढ़ लेंगे। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है भाई एडी परिवार में। और क्लास आपको पता है कि आप लोगों को 11 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्लास तो आप लोगों की 11:30 बजे शुरू हुई है। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट रेडी करना था तो इसलिए क्लास थोड़ी सी लेट रही। चलिए, कोई बात नहीं है। और जो लोग बाद में क्लास देखते हैं, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड में आपको दिखती हैं। जैसे ही लाइव लाइव ख़त्म होने के बाद में क्लास आपकी रिकॉर्ड में चली जाती हैं। आज हम एक लंबी क्लास लेंगे क्योंकि आज मुझे 2 टॉपिक एक साथ कंप्लीट कराने हैं। तो आज हम थोड़ी लंबी क्लास लेंगे और समय भी कम है, सिलेबस भी हमको जल्दी करना है। चलो आओ भाई, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है एडी परिवार में। हाँ, चलो शुरू करते हैं भाई क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वाइगॉस्की पढ़ते हैं। वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद सिद्धांत, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। पहले तो क्लास से मैसेज आप लोगों के पास पहुंचा होगा क्लास का। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद या सामाजिक सांस्कृतिक संरचनावाद, जिसे इंग्लिश में सोशल कल्चर थ्योरी कहा जाता है। सोशल कल्चर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये सिद्धांत जो दिया गया है, ये सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? लेव वाइगॉस्की के द्वारा। और लेव वाइगॉस्की जो है वो एक रूस के क्या है, मनोवैज्ञानिक हैं। रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, ज़्यादा इनका जीवन काल नहीं रहा। 38 साल की आयु में ही जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ज़्यादा इनके सिद्धांत नहीं आ पाए लोगों के सामने। कुछ ही सिद्धांत आए हैं लोगों के सामने। ठीक है, कुछ सिद्धांत तो ट्रांसलेट ही नहीं हो पाए, रशियन लैंग्वेज में ही रह गए। आइए हम लोग आज हम इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद सिद्धांत को। जी हाँ, मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही होगी। चलो, चंदन जी, सभी लोग जुड़ जाओ भाई। देखो, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद सिद्धांत लिखा है या फिर ठीक है सामाजिक संरचनावाद आ जाए, सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना आ जाए, संरचनात्मक आ जाए या रचनात्मक आ जाए। ठीक है, रचनात्मक आ जाए। इंग्लिश में लिखा आएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? कंस्ट्रक्टिव। इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव थ्योरी करके ये लिखी आएगी। जी हाँ, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की हैं, लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। एक तो समाज, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। ये कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक मतलब होता है बौद्धिक विकास। अब कहीं आप संज्ञानात्मक से पियाजे की तरफ मत चले जाना कि सर पियाजे ने बात की है संज्ञानात्मक की। हाँ बिल्कुल बात की है, लेकिन वाइगोस्की भी तो कह रहे हैं कि बच्चे का जो
बौद्धिक विकास है, बच्चे का जो मानसिक विकास है, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, वो बच्चे का बौद्धिक विकास कहाँ होगा? बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो समाज और संस्कृति और भाषा, इन तीन चीजों से होगा। ठीक है, यानी बच्चे अपना जो ज्ञान का निर्माण करेंगे, ये जो ज्ञान का निर्माण ये तीन चीजों में होगा, समाज, संस्कृति और भाषा, इसमें ही बच्चे का क्या होगा? ठीक, किसका विकास होगा? बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। डियर फ्रेंड्स, यानी वो कहते हैं कि बच्चे समाज से अलग नहीं है, समाज से आप बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं कर सकते, समाज से अलग कर कर आप बच्चे का विकास नहीं कर सकते हैं। अब समाज में कैसे होगा? बच्चा समाज में रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे आप जिस समाज में रह रहे हैं तो समाज में आप क्या कर रहे होंगे? बातचीत कर रहे होंगे। कर रहे होंगे भाई कि सर बिल्कुल कर रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। चलो ये थोड़ा सा आवाज, जी हाँ। तो वो कहते हैं कि बच्चा समाज में रहेगा, ठीक है, तो समाज में क्या करेगा? वो इंटरेक्शन करेगा, मतलब अंतःक्रिया करेगा। क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, अंतःक्रिया करेगा। बच्चा समाज में रहेगा तो अंतःक्रिया करेगा, ठीक है। और और कल्चर भी, ठीक है, यानी जो हमारी परंपराएं हैं, कल्चर मतलब हमारे समाज में क्या क्या चीजें होती आई हैं, तो वो भी क्या करेंगी? हमारे विकास को क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी, ठीक है। और भाषा तो जरूरी है, क्योंकि भाषा नहीं होगी तो फिर वो लोगों से इंटरेक्शन कैसे करेगा? जैसे मुझे आपसे बातचीत करना है तो बिना भाषा के मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो भाषा हम कह सकते हैं कि सर भाषा तो एक जुड़ने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम क्या कर पाएंगे? इंटरेक्शन कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, ठीक है, और हम अपना क्या कर पाएंगे? विकास कर पाएंगे। तो ये अपने सिद्धांत में समाज, संस्कृति, भाषा। दूसरी कहते हैं कि भाई सहयोग बहुत जरूरी है। सहयोग होगा तो बच्चा सीखेगा। सहयोग किससे लेगा? सहयोग लेगा एम को। एम को कौन होता है? मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो अधिक ज्ञान रखने वाला साथी होता है, ठीक है। एम को का मतलब होता है जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है। भाई हम मदद किससे लेंगे? मैं आपसे पूछता हूं कि आपको सीटेट पास करना है, तो सीटेट तुम में आपको मदद चाहिए, सब आपको विषय पढ़ने हैं, तो आप मदद किससे ले रहे हैं? हमसे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, पहले से जानकारी है, तो आप हमसे क्या ले रहे हैं? मदद। तो मैं आपके लिए क्या बन गया हूं कि सर आप हमारे लिए एम को बन गए हैं। आपको कार चलाना सीखना है, आपको बाइक चलाना सीखना है, आपको स्कूटी चलाना सीखना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप उस व्यक्ति से मदद लेंगे जिसको कार चलाना आता है, जिसको स्कूटी चलाना आता है, जिसको बाइक चलाना आता है, उससे मदद लेंगे। तो जिससे आप मदद लेंगे, जो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है, वो आपके लिए एम को कहलाएगा। तो एम को मतलब होता है जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, वो एम को होता है। क्या होता है? एम को। एम को मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। फुल फॉर्म क्या होती है? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, यानी जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखता है वो हमारे लिए क्या होता है? एम को होता है। ठीक है, क्या होता है? हमारे लिए एम को होता है। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, ये है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां से आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आते हैं। देखो, जेडपीडी की बात करें, जेडपीडी क्या होता है? जेटीडी की बात करेंगे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेंगे, पीयर ग्रुप लर्निंग की बात करेंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करेंगे, असेसिव लर्निंग की बात करेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन की बात करेंगे, स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे। बस इतनी चीजें हमें पढ़नी है, इसके बाद हमारी टॉपिक कंप्लीट। यानी हमें इतनी चीजें इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जेट एडी और जेट पीडी क्या होता है। पहले दो चीजों को समझ लीजिएगा, जेट एडी और जेट पीडी में क्या अंतर है। आइए पहले हम मिनी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जेट पीडी और जेट ईडी क्या है। देखो, इस पिक्चर को आप देखेंगे, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को मैं जहां ये सर्कल जो कर रहा हूं ना, सर्कल कि सर आपने जो सर्कल किया है, ठीक है, ये जो सर्कल मैं कर रहा हूं इसे बोलते हैं हम लोग जेट एडी। मतलब सर, मतलब ये है कि सर वह टास्क, वह काम, ठीक है, वह टास्क, वह काम जो हम क्या करते हैं। कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लेता हूं। चलिए, एक टास्क जो है वो मैं यहां पर मैं रखता हूं, वो है कौन सा?
जेट एडी। देखिएगा, जेट एडी का मतलब क्या होता है? जेट एडी का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि वह टास्क, ठीक है, जेट एडी का मतलब क्या होता है? जेट एडी का मतलब होता है कि वह काम जो आपको आता है या आपने खुद से किया है वो तुम्हारा जेट एडी है। जेट एडी मतलब होता है तुम्हारा वर्तमान नॉलेज, तुम्हारा क्या है? वर्तमान, तुम्हारा वर्तमान जो ज्ञान है, वर्तमान जो तुम्हारा ज्ञान है, वर्तमान ज्ञान, वही तुम्हारा क्या है? जेट एडी है। जेट एडी की फुल फॉर्म होती है जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म होती है? जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होती है। क्या होती है डियर फ्रेंड्स? जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होती है? जेट एडी की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर लिखा भी है। ठीक है, जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है यानी वास्तविक विकास का क्षेत्र। इसे हिंदी में कहेंगे तो इसे बोलते हैं वास्तविक विकास। वास्तविक विकास का क्या बोलेंगे? वास्तविक विकास का क्या बोलेंगे? से क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वास्तविक विकास का से क्षेत्र बोलेंगे। यानी सर वह क्षेत्र जो हमने खुद ने किया है, जिसमें हमने किसी की मदद नहीं ली है। ठीक है, वह काम जो आप ने खुद ने किया, या मैं कह सकता हूं तुम्हारा जो वर्तमान ज्ञान है वो तुम्हारा जेट एडी है। इसे भौतिक ज्ञान भी कह देते हैं। ठीक है, एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था, भौतिक ज्ञान या वर्तमान ज्ञान। वर्तमान ज्ञान का मतलब यही है जेट एडी। यानी जेट एडी तुम्हारा कौन सा टास्क है? जेट एडी तुम्हारा कौन सा काम है? ठीक है, जो तुमने खुद ने किया है। जैसे मैं कहता हूं कि आपने 10 तक पहाड़े जो हैं वो खुद से सीखे हैं। सिंपल तरीका, 10 तक पहाड़े जो हैं वो आपने क्या किए हैं? ठीक है, 10 तक जो पहाड़े हैं, 10 तक पहाड़े, 10 तक पहाड़े जो हैं वो आपने खुद ने सीखे हैं बिना किसी मदद के। तो ये जो 10 तक पहाड़े हैं ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे? ये तुम्हारे जेट एडी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे? जेट एडी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जेट एडी। जी हाँ, जेट एडी मतलब सर ये मेरा वो टास्क है जिसे मैंने खुद की मदद से किया है। ठीक है, बिना किसी सहायता के, या मेरे पास सर मुझे 10 तक पहाड़े आते हैं, वो मेरा जेट एडी कहलाता है। बहुत अच्छे तरीके से मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप इनको अच्छे समझ लोगे तो आपको जेट पीडी और जेट एडी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर मुझे 10 तक पहाड़े आते हैं। आपने क्या कहा? आपने कहा सर मुझे 10 तक पहाड़े आते हैं, तो मैं कहूंगा ये 10 तक पहाड़े आपके क्या हैं? 10 तक टेबल जो आपको आते हैं, 10 तक पहाड़े जो आते हैं वो आपका जेट एडी है। यानी जेट एडी हमारा वह टास्क होता है जिसे हम खुद करते हैं। क्या करते हैं? खुद करते हैं। ठीक है, बिना किसी सहायता के। क्या करते हैं? जिसे हम खुद करते हैं बिना किसी सहायता के, वो हमारा जेट एडी होता है। अब आपने कहा कि सर मुझे 11 का पहाड़ा मुझे सीखना है, 11 का पहाड़ा मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, 11 का पहाड़ा आपको सीखना है, 11 का पहाड़ा आपको सीखना है। अब आप 11 का पहाड़ा आपको नहीं आता है, तो अब आप किस व्यक्ति से मदद लोगे? पहले मुझे बताओ। उस व्यक्ति से मदद लोगे जिसको 5 तक पहाड़े आते हैं, या उस व्यक्ति से मदद लोगे जिसको 20 तक पहाड़े आते हैं? तो आप किसकी तरफ जाएंगे? कि सर हम जाएंगे जिसको 20 तक पहाड़े आते हैं, हम उस व्यक्ति से मदद लेंगे। किससे मदद लेंगे? जिसको 20 तक पहाड़े आते हैं हम उस व्यक्ति से मदद लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको मदद जो लेनी है, आपको 11 का पहाड़ा सीखना है, तो आप किस व्यक्ति से मदद लेने जाएंगे? आप जो जाएंगे वो जाएंगे किससे? ठीक है, एम को। यानी 20 तक जिसे पहाड़े आते हैं वो एम को कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोर नॉलेजेबल। अब आपको 10 तक पहाड़े आते हैं, अब आपको 11 का पहाड़ा आपको सीखना है, तो आप गए एमको के पास। किसके पास गए? एमको के पास। आपने कहा कि भैया हमको 11 का पहाड़ा सिखा दीजिएगा, हमको 11 का पहाड़ा नहीं आता। ठीक है, अब आप 11 का पहाड़ा सीखने के लिए उस व्यक्ति के पास गए। अब वो आपकी मदद करेगा। अब वो मदद कैसी करेगा? मदद भी 2 प्रकार की होती, एक होती है टेम्परेरी मदद, एक होती है परमानेंट मदद। ठीक है, एक होता है कि भाई उसने पूरा 11 का पहाड़ा लिख दिया, अब आप इसको याद करते रहो। एक तरीका ये होता है कि उसने आपको हिंट दे दी। ठीक है, एक क्या होता है कि उसने आपकी मदद की, लेकिन मदद उसने कौन सी की? उसने आपकी मदद की। ठीक है, उसने क्या किया? उसने कहा कि बेटा 11 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 11 आएगा। 11 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 22 आएगा। उसने कहा बेटा ऐसे ही करते जाओ 10 तक,
ठीक है, आपको 11 का पहाड़ा आएगा। अब उसने ये मदद की, ये मदद उसने आपकी आहिस्ताई की है। आहिस्ताई मतलब टेम्परेरी मदद की है, ये उसने आपकी आहिस्ताई मदद की है। क्या किया? आपकी आहिस्ताई मदद की है। अब आपने इस मदद से, मान लीजिएगा आपने 30 तक पहाड़े कर लिए। अब आपको पहाड़े कहां तक हो गए? 30 तक पहाड़े आने लगे। ठीक है, टोटल पहाड़े आपको कितने हो गए? टोटल पहाड़े आपको 30 तक पहाड़े हो गए। टोटल कितने हो गए? 30 तक हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ठीक है, कि उस व्यक्ति ने मदद कितनी की थी, ठीक है, वो व्यक्ति को हम क्या नाम देंगे? उस व्यक्ति को देंगे हम एम को नाम। उस व्यक्ति ने आपको मदद कितनी दी थी? कि सर उसने इतनी मदद की थी। तो उस व्यक्ति ने जो इतनी मदद की ना, वही तुम्हारा स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। हिंदी में से हम लोग पाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाड़ बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग मचान कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग ढांचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढांचा बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग आलंबन कहते हैं। आलंबन, आलंबन इसे कहा जाता है। ठीक है, यानी उस व्यक्ति ने आपकी मदद की, और उस व्यक्ति ने आपकी कितनी मदद की? इतनी मदद की। तो उस व्यक्ति के द्वारा जो आपको अस्थायी मदद दी गई है, वो तुम्हारा स्कैफोल्डिंग है। अब ये पूछा जाए कि आपने कितना सीख लिया? कि सर मैंने 30 तक पहाड़े सीख लिए। यानी आपने उस व्यक्ति से जितना सीखा है, उस व्यक्ति से मदद लेने के बाद जितना सीखा आपने, वो तुम्हारा जेडपीडी है। यानी जेडपीडी तुम्हारा कौन सा कार्य है? जेडपीडी तुम्हारा वह भाग है जो तुम्हें जो आता था ना, उससे ऊपर का भाग। यानी तुम्हें जो आता था कि सर मुझे 10 तक आते थे पहले, उससे ऊपर का जो भाग होगा ना, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा जेडपीडी कहलाएगा। यानी जेडपीडी सर हमारा वो टास्क है जिसे हम दूसरों की सहायता से करते हैं। कि सर मैंने 30 तक पहाड़े आते हैं, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें खुद, तुम्हारे पास पहले कितने थे? कि सर पहले मेरे पास 10 थे। तुम्हें टोटल कितने हैं? 30 हैं। तो तुमने उस व्यक्ति से मदद लेने के बाद कितने सीखे? तो माइनस कर दो। तुम 30 में से जब तुम 10 खुद के माइनस कर दोगे, बचे कितने? 20। तो ये तुम्हारा जो 20 है ना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा जो 20 है, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा तुम्हारा क्या? वही तुम्हारा कहलाएगा जेडपीडी कहलाएगा। यानी जेडपीडी सर वह भाग है जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं। और मैं दूसरा तरीका बताऊं, जैसे आपने 5 रोटियां बना ली, ठीक है, अब आपको पराठा बनाना है। अब आपको पराठा बनाना नहीं आ रहा, ठीक है, अब आपको माना है कि सर 5 रोटी तो मैंने बना ली, अब मुझे पराठे बनाने हैं। पराठे बनाने आपसे नहीं आ रहे, तो आप पराठे के लिए आप किस व्यक्ति से मदद लेंगे घर में? जिसको पराठा बनाना आता हो। मान लो आपके घर में मम्मी, आपके पापा हैं, भैया, भाभी हैं, तो आप उस व्यक्ति से मदद लेंगे। ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो कहेगा ऐसा करो बेटा, ठीक है, कि रोटी को आपने गोल कर लिया कि हाँ इतना तो मैंने कर लिया, अब इसको क्या करो? इसको आप लोग ट्रायंगल के आकार में मोड़ दो, और फिर इसको क्या कर दो? फिर इसको बेलना शुरू कर दो। अब उसने इतनी मदद कर दी, इससे आपने मान लो कि 10 पराठे बना लिए। अब आपसे पूछा जाए जेडपीडी कितना है, तो भाई 5 तो आपकी रोटियां थी, वो तो आपका जेडपीडी हो गया, वो तो तुम्हारा खुद का था। जेडपीडी तुम्हारा खुद का होता है, जिसमें तुम दूसरे से मदद नहीं लेते। सर मैंने 10 पराठे बनाए उसकी सहायता से, उसने जो ट्रिक बताई उससे मैंने 10 बना लिए, तो तुम्हारा ये 10 ही क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। जेडपीडी मतलब वह टास्क जो हमने दूसरे की सहायता से। अब तुम्हारा जो स्तर है, तुम्हारा जो वर्तमान स्तर है, ठीक है, उससे तुम्हारा जेडपीडी क्या होता है? नीचे का स्तर होता है कि ऊपर का स्तर होता है? ये क्वेश्चन आता है। तो अगर ये पूछे कि तुम्हारे वर्तमान स्तर से तुम्हारा जेडपीडी क्या होता है, तो आप उत्तर करोगे ऊपर स्तर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ये मैं पूरा हटा देता हूं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये तुम्हारा वर्तमान स्तर है, ये तुम्हारा वर्तमान स्तर है, ठीक है, यानी जिसे हम लोग जेडएडी बोलते हैं, और ये तुम्हारा जेडपीडी है, तो अगर आपसे पूछे कि तुम्हारा जेडपीडी क्या होता है, तो आप कहोगे सर ऊपर स्तर है। क्या है? ऊपर स्तर है, ठीक है। अब ये कौन सा टास्क होता है सर? जेडपीडी के ऊपर। जेडपीडी के ऊपर का क्षेत्र वो होता है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो लिखा है, ठीक है, व्हाट आई कैन डू इट, ठीक है, व्हाट आई कैन नॉट डू इट लिखा है, सॉरी, ठीक है, कि जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो होता है। अब अगर पूछे कि बाहरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र से जेडपीडी कौन सा? अंदर का क्षेत्र होता है। और अगर ऐसे पूछे कि वर्तमान स्तर से जेडपीडी कौन सा होता है, तो ऊपर का स्तर होता है। तो यहां पर मैंने यहां पर लिखा भी है, देखो यहां पर मैंने यहां पर लिखा भी है कि वह क्षेत्र जिसे हम दूसरों की सहायता से प्राप्त करते हैं, या खुद के द्वारा किया गया कार्य और दूसरों के सहयोग से किया गया कार्य, दोनों के बीच के अंतर को हम जेडपीडी कहते हैं, मतलब समीपस्थ। हिंदी में जेडपीडी का नाम है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जेडपीडी को
जेडपीडी को समीपस्थ, एक और नाम है इसका निकटस्थ। हिंदी में इसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो जेडपीडी समझ में आ गया? एक बार कमेंट्स करके बता दो भाई, बोलो जल्दी से, जेडपीडी समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको जेडपीडी समझा दिया कि सर जेडएडी वो खुद के द्वारा, जेडपीडी दूसरे के सहयोग से करते हैं, वो जेडपीडी होता है, ठीक है। सहयोग देने वाला एम को होता है। अब ये देखिएगा इसका फोल्डिंग ये है, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में इन चीजों का यूज करते हैं। जैसे यहां पर एक महिला आपको दिखाई दे रही होगी जो क्या कर रही है, जो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही है, ठीक है। अब ये महिला को साइकिल चलाना आता है, महिला इस बच्ची से तो ज्यादा जानकारी रखती है ना साइकिल के बारे में, हाँ सर। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एम के ओ, एम को कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? एम को कहलाएगी। अब ये इसको क्या कर रही है? इसको हेल्प दे रही है, मदद दे रही है कि नहीं दे रही? कि हाँ सर ये इसको मदद दे रही है। अब ये मदद कैसी दे रही है? सर ये मदद दे रही है अस्थाई। कैसी दे रही है? अस्थाई मदद दे रही है, ठीक है। कैसी दे रही है? अस्थाई मदद। और अस्थाई मदद को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग इसे हम बोलते हैं। यानी स्कैफोल्डिंग क्या होती है? अधिक ज्ञान रखने वाले साथी के द्वारा जो अस्थायी सहयोग दिया जाता है उसे हम लोग स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा, मचान या पाड़ उसे बोलते हैं। हिंदी में उसे पाड़ भी कह देते हैं, ठीक है। उसे ढांचा भी बोला जाता है, इसे मचान भी कहते हैं, ठीक है। इसे सहारा भी कहते हैं, इसे सहारा भी कहते हैं। इसे अस्थायी मदद भी कहते हैं, अस्थायी मदद भी कहा जाता है, मदद भी कहा जाता है, ठीक है। इसे संकेत देना भी कहते हैं, हिंट देना भी बोलते हैं इसे हम लोग। इसे आलंबन भी कहते हैं, आलंबन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्लास में आप टीचर हैं, आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चा कहीं अटक रहा है, कहीं भूल रहा है, आप थोड़ा सा उसमें बीच में हिंट दे देते हैं, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? आप उसकी मदद कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। और वही क्या कहलाएगी? वही स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। यानी स्कैफोल्डिंग सर एक टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, जो किसके द्वारा? एमको के द्वारा दी जाती है, वो स्कैफोल्डिंग होती है। जैसे बच्चा बीच बीच में अटकता है, उसको वो संकेत देता है, तो वो क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। जी हाँ, क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। तो आप लोगों ने भी साइकिल चलाना ऐसे ही सीखा होगा ना, साइकिल चलाना या बाइक चलाना। बाइक चलाना अपने आप तो आप सीखे नहीं है, बाइक चलाने के लिए आप क्या गए? अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने फादर से, आपने किसी से मदद ली होगी, ठीक है। अब वो आपके पीछे बैठ गए होंगे, आप चला रहे होंगे, ठीक है, और आप चलाने लगते हैं तो वो अपने हाथ पीछे हटा लेते हैं। और जब आपको लगता है कि यार ये गिरने वाला है, या आपको लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, कहीं ब्रेकर आ गया, तो आप कहते हैं भैया दोबारा से पकड़िएगा हैंडल को, ठीक है, तो वो फिर से मदद दे देते हैं। तो जो बीच बीच में सीखने के लिए अस्थायी मदद दी जाती है उसे हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्कैफोल्डिंग। एम को आप जानते ही हैं, अधिक ज्ञान रखने वाला साथी क्या कहलाता है? एम को कहलाता है। चलो, तो यहां पर मैं आपको कितनी चीजें क्लियर करा चुका हूं। यहां पर मैं आपको देखो, एक तो मैं आपको जेडपीडी के बारे में बता चुका हूं। किसके बारे में? जेडपीडी के बारे में। जी हाँ, जेडपीडी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्लियर हो गया, बोलो यहां पर क्लियर हो गया जी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर अगला पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर देखेंगे, ठीक है। जेडएडी बता दिया। सहयोगी परियोजना, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। प्याजे कहते हैं कि बच्चे समूह में बहुत अच्छे, सॉरी प्याजे नहीं, वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चे समूह में उनको कार्य दो। समूह में क्या देना? समूह में कार्य देना, समूह में कार्य देना। समूह में कार्य देना क्या होता है? समूह में कार्य देना, ठीक है। सहयोगी परियोजना में क्या होता है कि हम बच्चों को ग्रुप में कोई टास्क दे रहे हैं। अब वो ग्रुप में टास्क देते हो तो ग्रुप में फायदे क्या होते हैं कि अगर एक बच्चे को नहीं आ रहा तो वो दूसरे बच्चे से पूछ लेता है, पूछ लेता है कि नहीं पूछ लेता है? कि बिल्कुल पूछ लेता है। तो जब आप ग्रुप में बच्चों को टास्क देते हो, ठीक है, तो वो सहयोगी परियोजना कहलाती है। उससे हम लोग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं।
और बच्चे इसमें बैठकर सीखते हैं। ठीक है, अब जब आप सहयोग में परियोजना दोगे तो बच्चे क्या करेंगे, कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। कॉपरेट का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना यार कॉपरेट कर दो, थोड़ा कॉपरेट करो मुझे, तो मदद करो मुझे। कॉपरेट का मतलब होता है मदद करना। तो मदद कहाँ होगी, जब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, मदद होगी, कॉपरेट करना। ठीक है, पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि उसी एज का ग्रुप बना दो, समान एज का ग्रुप जो होता है वो पीयर ग्रुप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पीयर ग्रुप। रेसिप्रोकल के ऊपर क्वेश्चन आता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि बच्चे आपस में बातचीत करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, बातचीत करके क्या करते हैं, बातचीत करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं। किसमें, डियर फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल टीचिंग में। जी हाँ, रेसिप्रोकल में क्या होता है, ठीक है, क्लास में बच्चों ने कहा कि बेटा आपस में डिस्कशन करो। ठीक है, कोई टॉपिक उनको दे दिया, आपने कोई टॉपिक उन्हें दे दिया और बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं, वो परस्पर में एक दूसरे से बातचीत होती है। क्या होती है, परस्पर में एक दूसरे से क्या होती है, बातचीत होती है। ये हमारी क्या होती है, रेसिप्रोकल क्या होती है, टीचिंग होती है। क्या होती है, रेसिप्रोकल क्या होती है, टीचिंग होती है। चलिए, क्या है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। इसके बाद में असिस्टिव लर्निंग में टीचर बच्चों को कुछ डायरेक्शन दे देता है और बच्चे उसको करते हैं, असिस्टिव होती है। मोर नॉलेजेबल आपको बता चुका हूं, ज्यादा ज्ञान रखने वाला मोर नॉलेजेबल होता है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग आपको पता ही है। ठीक है, अस्थायी सहायता जो होती है उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद आता है, ठीक है, सामाजिक, सीखना सामाजिक है। देखो आपको पता है वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखेगा। ठीक है, समाज को अलग नहीं कर सकते। वाइगोत्स्की ने समाज को महत्व दिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ अंतक्रिया के माध्यम से घटित होती है। यानी बच्चा कैसे सीखेगा, दूसरों से बातचीत करके सीखेगा। कैसे बातचीत करके, विशेषकर उन लोगों के साथ जिनके पास अधिक ज्ञान होता है। ठीक है, अब किससे बातचीत करके, जो उससे ज्यादा ज्ञान रखते हैं उसके साथ बातचीत करेगा, बच्चा सीखेगा। तो ये बताते हैं सीखने को। इसके बाद में आता है सांस्कृतिक महत्वपूर्ण। ठीक है, सांस्कृतिक प्याजे कहते हैं, सॉरी प्याजे का नाम भर भर आ रहा है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में, ठीक है, यानी बच्चे का संज्ञानात्मक मतलब होता है बौद्धिक विकास। संज्ञानात्मक क्या मतलब होता है, बौद्धिक विकास की अगर हम बात करें तो बौद्धिक विकास को आकार देने में हमारा जो कल्चर होता है, ठीक है, कल्चर जो होता है, हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृत की केंद्र की भूमिका निभाता है। यानी संस्कृत हमारा, सॉरी, कल्चर हमारा केंद्र में है। ठीक है, देखो जैसा हमारा कल्चर होगा ना वैसा ही हमारा क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। आपका अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छी, ठीक है, परंपराएं हैं, कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं है, आपका समाज भी अच्छा होगा। क्योंकि समाज बनेगा किससे, आपकी कल्चर से। जो कल्चर में है वही चीज आप बोल रहे हैं, वही चीजें आप अपने घर में कर रहे हैं। त्योहारों में हम लोग क्या करते हैं, त्योहार जो है सब हमारे कल्चर का पार्ट्स हैं। कि सर हमारे यहाँ त्योहार में जो है, ठीक है, दिवाली के दिन हम लोग गाय की पूजा करते हैं, या रमजान में हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ हैं, सब हमारे कल्चर की हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर जो है क्या करता है, आकार देता है और उसकी भूमिका केंद्र में है। विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्ति अलग अलग तरीके सीखते हैं। ये तो आपको पता ही है कि सभी कल्चर में सीखना एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कल्चर सभी का एक जैसा नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे अलग अलग कल्चर में हम लोग अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, सीखते हैं। समीपस्थ विकास में भी आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से वही है। ठीक है, हाँ, मचान में आपको बता चुका हूं, इसका फोल्डिंग। ठीक है, यहां पर लिखा भी है ये कि जेडपीडी वह अंतर है जो व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र रूप से कर सकता है और सहायता के बीच कर सकता है। दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। ज्ञान और कौशल निर्माण के लिए शिक्षण क्रमिक चरणों में किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं भाषा। भाषा को ये महत्वपूर्ण क्यों बताते हैं, भाषा सभी प्रकार के शिक्षा का मूल और ये विचार और कार्यों के बीच मध्यस्थता करने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है। देखो भाषा होगी तभी तो आपके दिमाग में विचार आएंगे। अगर भाषा नहीं है तो विचार कहां से आएंगे। ठीक है भाई, आप सोचो, बिना लैंग्वेज का आप सोच के दिखाओ, नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं कि भाई विचार जरूर, भाषा जरूरी है, भाषा होगी तो विचार आएंगे।
यानी ये पहले भाषा को रखते हैं और फिर बाद में ये विचार की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा और विचार में क्या होता है? गहरा संबंध होता है दोनों के बीच में। ठीक है, ये खेल महत्वपूर्ण क्रिया कहते हैं। खेल बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है और वो उनके लिए मध्यस्थता का अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका है। खेल में बच्चे का सामाजिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। अब मुझे यहां पर आपको समझाना, वो मुझे आपको समझाना है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। स्वनियमन क्या होता है? देखो, अगर हम स्वनियमन की बात करें डियर फ्रेंड्स, स्वनियमन है क्या, जिसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खुद को निर्देशन दे रहे हैं, खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आप खुद से बात कर रहे हैं कि अभी मैं सर की वाली क्लास देख लेता हूं, फिर शाम को मैं ऐसा करूंगा कि सर की प्रैक्टिस वाली क्लास देख लूंगा, फिर मैं टेस्ट कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को ही बोल रहे हो कि तुम्हें ये करना है, खुद को ही निर्देशन दे रहे हो। ठीक है, यानी खुद को निर्देशन देना, खुद को निर्देशित करना क्या कहलाता है? ठीक है, स्वनियमन। ठीक है, या इसे हम लोग सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रेगुलेट इसे कहा जाता है। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक होता है सामाजिक स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, एक होता है इनर स्पीच। ठीक है, इसके क्या होते हैं? इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कि सर एक है कौन सा? एक है सामाजिक वार्ता। सामाजिक वार्ता 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें बच्चे से घर परिवार के लोग बातचीत करते हैं, वो सामाजिक वार्ता होती है। इसके बाद में प्राइवेट स्पीच जो होती है वो 3 से 7 वर्ष होती है। प्राइवेट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि बच्चा खुद से बोल बोल कर बातें करता है, खुद से बोल बोल कर बातें करता है। कैसे? बोल बोल कर बातें करता है, जिसे दूसरे सुन सकते हैं। बोल बोल कर वार्ता करता है, उसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इसका एक और नाम और हिंदी में, इसे व्यक्तिगत वार्ता भी कहा जाता है। व्यक्तिगत वार्ता भी इसी का नाम है। क्या नाम है? व्यक्तिगत वार्ता इसी का नाम है। ठीक है, जिसमें बच्चा खुद से बात करेगा। 3 से 7 वर्ष का बच्चा, आप उसे सुन सकते हैं। इसके बाद आता है इनर स्पीच, यानी कि प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है? ये 7 वर्ष के बाद होती है। 7 वर्ष के बाद, ये 7 वर्ष के बाद होती है। अब इसकी विशेषता सुनिएगा, इसमें बच्चा मन ही मन में बात करेगा। मन ही मन में क्या करेगा? वार्ता करता है खुद से, मन ही मन में, जिसे दूसरे सुन नहीं सकते। जैसे आज आप इस एज में हो, अब आप खुद से बातें करते होगे ना, मन ही मन में कर रहे हो कि यार ये करना है। ठीक है, अपने मन ही मन में। तो ये क्या कहलाता है? ये आपकी इनर स्पीच होती है। क्या होती है? इनर स्पीच। दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि सर एक है हमारी प्राइवेट स्पीच और एक है हमारी इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच में हम क्या करते हैं? ठीक है, खुद से बोल बोल कर करेंगे। इनर स्पीच में हम लोग मन ही मन में करेंगे। ठीक है, ये जो है वो वाइगॉत्स्की द्वारा दिए गए शब्द हैं। अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चन बनता है, जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म कहा है। ये क्वेश्चन आता है, क्या बोला है? आत्म केंद्रता। क्या बोला है? आत्म केंद्रता। ठीक है, या अहम केंद्रता। ये क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने प्राइवेट को क्या कहा, यानी बच्चे जो खुद से बोल बोल कर बातें करते हैं उसे जीन पियाजे क्या नाम देते हैं? तो जीन पियाजे उसे ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, वाइगॉत्स्की उसे प्राइवेट स्पीच बोल देते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं? बताओ जल्दी से, क्लियर है कि नहीं है? बोलो एक बार यस या नो। क्लियर है ना? चलो, इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मुझे आपको पढ़ाना है कोहलबर्ग। जी हाँ, अब हम लोग कोहलबर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा एक टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको कराऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं कोहलबर्ग की। कोहलबर्ग जो है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो लोरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? लोरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। पहले ये बताइएगा, इतना क्लियर हो गया? किसने दिया था? लोरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए देखिएगा, लोरेंस कोहलबर्ग की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, लोरेंस कोहलबर्ग की, तो लोरेंस कोहलबर्ग ने अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहां के हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं।
ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है। नैतिक विकास का जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो इसके 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर। 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर, और 6 अवस्थाओं में बांटा है। 6 अवस्थाओं में क्या किया है? 6 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं बांटा है? 6 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, कितनी अवस्थाओं बांटा है? 6 अवस्थाओं में। चलो, इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है वो एक यूरोप की कहानी है जिसका नाम है हेंज। जी हाँ, इन्होंने अपना सिद्धांत हेंज की कहानी पर दिया है। किसकी कहानी पर दिया है? हेंज की कहानी पर दिया है इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत। सबसे पहले हम बात कर ले हैं नैतिकता होती क्या है। देखो, नैतिकता का मतलब जो होता है वो होता है कि वैसे हम बात करें तो कहेंगे सही और गलत क्या है, दोनों के बीच का जो अंतर है वही नैतिकता है। लेकिन ये सही गलत कौन डिसाइड करेगा कि ये सही है कि गलत है? सही और गलत कौन डिसाइड करेगा? भाई, नैतिकता का मतलब है सही और गलत के बीच का अंतर, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वही नैतिकता है। लेकिन सही और गलत कौन बताएगा? कैसे कपड़ा पहनना सही है, आप बताओ। शॉर्ट कपड़े पहनना गलत है, फुल कपड़े पहनना सही है। ठीक है, पूरे कपड़े पहनना सही है, बिल्कुल बुर्का पहन के रहो, कैसे पहनना सही है? तो ये तो डिसाइड समाज करेगा ना, समाज के आधार पर ही तो तय हो रहे हैं। आप जिस समाज में रहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से कपड़े पहने जाते हैं, तुम वैसे नहीं पहनोगे तो कहेगा यार ये तो व्यक्ति जो है वो खराब व्यक्ति है, बेकार है। ठीक है, क्या कर रहा है? अनैतिक व्यवहार कर रहा है, कह रहा है, कहते हैं ना लोग। आप इंडिया में यूरोप के कपड़े पहनो, यूरोप के जो कपड़े पहने जाते हैं ना यूरोप कल्चर में, ठीक है, शॉर्ट कपड़े पहनते हैं बिल्कुल, वो घर में भी पहनते हैं, उनकी माँ बहन बेटियां सब घर में ऐसे कपड़े पहनती हैं। अब इंडिया में आप आओ और वहाँ जैसे कपड़े पहनो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि यार ये तो बेकार व्यक्ति है, खराब व्यवहार करता है, इसका व्यवहार जो है वो अनैतिक है, यही कहोगे ना। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि समाज, नैतिकता का निर्धारण समाज के आधार पर होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी के आधार पर नैतिकता निर्धारित होती है कि सही और गलत क्या है, वो समाज डिसाइड करेगा। यह है नैतिकता का। अब ये जो सिद्धांत इन्होंने जो दिया, नैतिकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने यूरोप के एक व्यक्ति के ऊपर एक कहानी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और वो व्यक्ति की कहानी क्या थी? वो व्यक्ति की जो कहानी थी वो कहानी थी हेंज की पत्नी की कहानी थी। ठीक है, यहां पर ये 2 चीजों की बात करते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नैतिक दुविधा क्या होती है और नैतिक तर्कणा क्या होती है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया कि बच्चों के सामने एक कहानी सुनाई, एक कहानी उन्होंने सुनाई। और कहानी किसकी थी? कहानी जो थी वो थी किसकी? हेंज की कहानी थी। किसकी कहानी थी? हेंज की कहानी थी। ठीक है, किसकी कहानी थी? हेंज की कहानी थी। अब कहानी क्या है वो सुन लीजिएगा। कहानी ये थी कि इन्होंने कहा कि एक हेंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। तबीयत इतनी खराब थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ठीक है, और वो मरने ही वाली थी। समझना, मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज में थी वो। यानी ये हेंज है और ये इसकी पत्नी है, ये बेचारी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, अब इसको जो बीमारी, उसकी दवा नहीं मिल रही है, उसकी दवा नहीं मिल रही है। ठीक है, दवा नहीं मिल रही है, ये क्रिटिकल स्टेज में है, ये मरने वाली है। ये कहानी एक सुना रहे हैं। कहानी किसको सुना रहे हैं पहले ये ध्यान रखिएगा। कहानी जो है ये बच्चों को सुनाई जा रही है। ठीक है, इसमें केवल लड़के हैं। क्या हैं? इसमें केवल लड़के हैं। लड़कियों की आयु जो है वो है 4 से लेकर 16 वर्ष है। ठीक है, लड़कियां एक भी नहीं है, केवल लड़के हैं। लड़कों को यह कहानी सुनाई जा रही है। क्या की जा रही है? लड़कों को ये कहानी सुनाई जा रही है। अब हेंज कहानी सुनाते हैं कि भैया ये हेंज है, इसकी पत्नी है, बीमार है, इसकी दवा नहीं मिल रही है। लेकिन क्या है, कहीं से पता चलता है न्यूज़पेपर में कि एक दवाई वाला है, केमिस्टिक, दवाई वाले को हम लोग केमिस्टिक बोलते हैं। एक दवाई वाला है, उसके पास एक दवा है। ठीक है, उसके पास क्या है? दवा है। उस दवा से जो है वो इसकी जान बच सकती है। ठीक है,
लेकिन अब केमिस्ट्री की भी कंडीशन सुन लो। दवाई वाला क्या कर रहा है, दवाई वाले के पास ये दवा $100 की है। कितने की थी? $100 इसकी कॉस्ट थी। कॉस्ट समझ रहे हैं, लागत। लेकिन दवाई वाले ने कहा कि भाई दवाई हमारे पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। तो दवाई वाले ने कहा कि भाई पैसा कमाओ अच्छे से। दवाई वाले ने कहा कि भैया इसकी कीमत कर दी $1000। थी कितने की वो? ₹100 की। दवाई वाला बेच कितने में रहा है? $1000। मान लो कि जैसे मेरे पास पेन है, पेन केवल मैं ही बेचता हूँ। अब मैंने कहा कि पेन है एक्चुअली ₹10 का पेन, ये ₹100 का पेन है। मैंने कहा ₹1000 में बेचूंगा मैं इसको, जिसको लेना ले लो, नहीं लेना मत लो, मेरा पेन मेरे पास। मतलब मोनोपोली, मनमानी करना, समझ रहे हैं आप? मोनोपोली करना कि भैया मनमानी चल रही है, ठीक है, लेना है तो ले जाओ, नहीं जाओ अपने घर। तो वही ये कर रहा है दवाई वाला। अब ये व्यक्ति इसके पास आया दौड़ता हुआ कि भैया वो दवा दो, ठीक है। इसने बताया मेरी पत्नी बीमार है, ठीक है, और अगर दवा नहीं मिली तो मेरी पत्नी मर जाएगी, ठीक है। दवाई वाले ने कहा कि ले जाओ, $1000 दो, $1000 दो, ठीक है, $1000 दो और ले जाओ। इस व्यक्ति ने कहा कि सॉरी यार, मेरे पास तो $100 ही हैं। इस व्यक्ति का कहना यह है कि प्लीज मेरे पास $100 हैं, बस 100 से ज्यादा मेरे पास डॉलर है भी नहीं। मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा तो मैं $1000 भी नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी से उधार मांगूंगा तो मेरे को उधार भी 1000 नहीं मिल पाएंगे। मतलब इसका कहना है कि मैं $1000 दे ही नहीं सकता, किसी भी कीमत में मैं $1000 नहीं दे सकता। मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं कि मैं आपको $1000 आपको दे दूं। यानी इसका कहना है कि भैया मेरे पास $1000 तो नहीं है, $100 में मुझे दे दो दवा, दवा नहीं मिलेगी तो मेरी पत्नी मर जाएगी। केमिस्ट ने कहा जाओ घर भैया, हम 1000 से कम में बेचेंगे ही नहीं। ये व्यक्ति इसके पैर पकड़ रहा है, भैया दवा दे दो, पत्नी मर जाएगी। वो कह रहा है नहीं भैया 1000 से नहीं कम में बेचेंगे, ठीक है। अब देखो भैया, ये व्यक्ति 1000 से कम में बेचने के लिए तैयार नहीं है। कौन? ये दवाई वाला। इसके पास $1000 नहीं है। अब ये व्यक्ति क्या करे? इसके पास कोई डिसीजन नहीं सूझ रहा, ठीक है। अब ये दिमाग में एक आइडिया है, क्या दवा चोरी कर लो। चोरी करने के बाद आपको पता है पुलिस पकड़ेगी, मारेगी, सजा देगी, ठीक है। बहुत सी जगह तो कानून बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडिया में तो मान लो कुछ भी नहीं है कानून, बहुत सी जगह तो चोरी में मार भी दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति जो है वो सोच रहा है कि भाई दवा की अगर चोरी कर लूंगा तो पुलिस पकड़ी जेल में डाल देगी, और कह रहा है कि अगर दवा की चोरी नहीं करूंगा तो भाई पत्नी मर जाएगी। अब ये व्यक्ति सोच रहा है यार मैं क्या करूं। जो एक ऐसी सिचुएशन आ गई इसके सामने, इसी परिस्थिति को कहते हैं नैतिक दुविधा। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। इसी को मॉरल डिलेमा बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को मॉरल डिलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को मॉरल डिलेमा कहा जाता है। यानी कि नैतिक दुविधा का मतलब है एक वह परिस्थिति, एक वह सिचुएशन जिसमें हम कोई एक निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं है कि यार क्या करें, चोरी कर लें कि ना करें, नहीं करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, सॉरी कर लेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेंगे तो पत्नी मर जाएगी, दवा नहीं मिली। अब व्यक्ति कंफ्यूजन की स्थिति में है, कहते हैं ना असमंजस में है। तो उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? डायलीमा कहते हैं। उसी को हम लोग दुविधा कहते हैं। उसी को दुविधा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग डायलीमा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? डायलीमा क्या बोलेंगे सर? उसी सिचुएशन को डायलीमा कहेंगे जिसमें व्यक्ति के निर्णय नहीं ले पा रहा। चलो क्लियर है यहां तक भाई? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो। तो व्यक्ति जहां निर्णय नहीं ले पा रहा वो दिल्ली में। अब व्यक्ति क्या करेगा? अब व्यक्ति जो है वो सोच रहा है, सोच रहा मतलब वो तर्क लगाएगा कि यार दवा नहीं मिलेगी तो पत्नी मर जाएगी, और पति का धर्म क्या है? पत्नी की जान बचाना। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति ने तर्क लगाया कि यार पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, जेल में रह लेंगे, लेकिन कम से कम पत्नी की जान तो बच जाएगी।
कि भाई मैंने दवा की चोरी कर ली, ये सोच रहा है दवा की चोरी कर लूंगा, दवा पत्नी को खिला दूंगा, इसके बाद पुलिस पकड़ ले, डाल दे जेल में, कुछ समय जेल में रहेंगे, ठीक है, जुर्माना दे देंगे, कुछ सजा काट के आ जाएंगे कुछ दिनों की, और बाहर आ जाएंगे, लेकिन कम से कम पत्नी की जान तो बच जाएगी। इस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया कि मैं क्या करूंगा, इस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं भैया चोरी करूंगा, चोरी करूंगा, चोरी करूंगा। चोरी करना, अब इसने निर्णय ले लिया। जो निर्णय होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, निर्णय जहां होता है उसे बोलते हैं मॉरल, ठीक है, रीजनिंग, नैतिक तर्कणा या नैतिक तर्क उसे कहा जाता है। यानी कि नैतिक तर्कणा वह स्थिति होती है जिसमें हम एक डिसीजन लेने की स्थिति में होते हैं, हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो तुम्हारा मॉरल रीजनिंग कहलाता है। दुविधा में तुम्हारे पास निर्णय नहीं होता, दुविधा में तुम्हारे पास ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि तुम इसमें से एक डिसीजन ही नहीं कर पाते। कई बार आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा लेने के लिए, कपड़े के लेने के लिए पैसे जो हैं वो आपके पास एक ही जोड़ी कपड़े लेने के हैं, दो जोड़ी पसंद आ रहे हैं, अब आप असमंजस में कि ये लूं कि ये लूं, ये लूं, इसी स्थिति को डिलेमा कहेंगे। पर आप तर्क लगाएंगे यार ये वाला ले लेते हैं, जल्दी गंदा नहीं होगा, ठीक है, तो आप तर्क लगा लेते हैं और तर्क निकाल से आप निर्णय लेते हैं ये वाला, तो वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, रीजनिंग। यानी रीजनिंग में तुम्हारे पास निर्णय होता है और यहां पर रीजनिंग नहीं होता है। अब व्यक्ति ने क्या कर लिया, निर्णय ले लिया, और निर्णय लेकर उसने चोरी की और पत्नी की जान बचा ली। ये कहानी हमारी यहां पर खत्म होती है, ये पूरी कहानी है। ये कहानी को ध्यान से सुन रहे थे कौन, ये बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, 4 से लेकर 16 साल के बच्चे जो हैं वो इसको बड़े ध्यान से इसको सुन रहे थे, ठीक है। अब इन सभी बच्चों से, इन बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए, इन बच्चों से क्या किए गए, क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछे गए, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन सबसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया। यानी बच्चों से क्वेश्चन क्या पूछा, बच्चों से जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न था हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया। हेंज ने चोरी करके, चोरी करके सही किया, सही या गलत, ठीक है, इसका उत्तर देना था और इसका कारण बताना था। बस इस प्रकार से था। क्या था कि बच्चे क्या करेंगे, सब बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछा, हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं, मान लो किसी ने कहा कि हेंज, बच्चे कह रहे हैं किसी ने कहा सही किया, कोई कह रहा है गलत किया, फिर कारण सबसे लिया, कारण सबसे लिया, कारण बताओ। कोई कह रहा है सर चोरी करके उन्होंने गलत किया, क्यों, क्योंकि अब चोरी करेगा उसको पुलिस पकड़ेगी, जेल में डाल देगा, चोरी करने के बाद सजा मिलती है, तो कुछ लोग दंड की वजह से मना कर रहे हैं, तो उनको अलग स्तर में रखा। यानी इन्होंने बच्चों को अलग अलग स्तर में जो बांटा है ना, अलग अलग जो अवस्था में बांटा है, वो कारण के आधार पर बांटा है कि उन्होंने कारण क्या दिया है, कारण के आधार पर वो अलग अलग लेवल में बांटते चले गए। क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया चोरी करके सही किया गलत किया, किसी ने सही कहा किसी ने गलत कहा, और फिर कारण दिया, कारण के आधार पर बच्चों को बांटते चले गए, अलग अलग लेवल में रखे कि बच्चा इस लेवल का, बच्चा इस लेवल का है। अब जैसे मैं यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, कैरोल गिलिगन को मैं अभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको यह समझा दूं, मतलब अभी समझाऊंगा ऐसा नहीं कि नहीं समझाऊंगा, बाद में, मतलब इस ये कंप्लीट कराने के बाद में। अब यहां पर इन्होंने 3 लेवल दिए हैं। पहली बात तो लेवल यहां पर है, इंग्लिश में इसको प्री कन्वेंशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल, देखो 3 लेवल हैं। लेवल पहला है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, 3 लेवल है। प्रत्येक लेवल की 2 अवस्थाएं हैं, 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं। टोटल अवस्थाएं जो हैं वो, टोटल अवस्थाएं जो है वो कितनी है, वो 6 अवस्थाएं हैं। टोटल कितनी है, टोटल जो अवस्थाएं हैं वो 6 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं भाई, टोटल जो है वो 6 अवस्थाएं हैं,
इतना समझ में आ रहा है? टोटल कितनी स्टेजेस हैं? टोटल जो है वो 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, टोटल 6 स्टेजेस हैं। अब पहला लोग हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत में बच्चे की आयु रहती है 9 वर्ष तक। ये भी याद रखिएगा, कितनी एज रहती है? 9 वर्ष तक बच्चे की एज रहती है। ठीक है, यानी पूर्व परंपरागत का मतलब होता है, प्री कन्वेंशनल का मतलब होता है कि यहां बच्चे परंपराओं को नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं है परंपराएं क्या होती हैं। यहां पर ठीक है, बच्चे जो पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था से प्रश्न क्या किया जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या क्वेश्चन किया जाएगा? क्वेश्चन किया जाएगा कि हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया। अब अवस्था नंबर 1 के बच्चों से ये क्वेश्चन किया गया, मतलब बच्चों से क्वेश्चन किया गया, फिर उनको अवस्था नंबर 1 में रखा। ऐसा है, क्वेश्चन किया गया कि बताओ हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया। तो बच्चों ने उत्तर दिया, यहां पर सुनिएगा, ये बच्चों ने उत्तर दिया यहां पर गलत किया। कारण पूछा, कारण क्या है, क्यों गलत किया? तो कारण वो बताते हैं कि दंड और आज्ञा। दंड बताते हैं, वो कहते हैं कि दंड के बाद में क्या मिलती है? दंड के बाद में सजा मिलती है। सॉरी, चोरी के बाद में अगर आप करोगे तो आपको दंड मिलेगा। चोरी आपने की है तो चोरी के बाद में आपको क्या मिलेगा भैया? दंड मिलेगा। यानी ये व्यक्ति ये देखते हैं कोई भी काम को आप कर रहे हैं और बदले में अगर आपको दंड नहीं मिल रहा तो वो काम वो सही है, और दंड मिल रहा है तो वो काम गलत है। यानी ये अवस्था नंबर 1 के लोग नहीं जानते कि वो काम सही है गलत है, वो तो ये देखते हैं कि काम के बदले दंड तो नहीं मिल रहा, दंड नहीं मिल रहा मतलब काम सही है। स्कूल नहीं जा रहे तो भैया मराई हो रही है, घर पे पिटाई हो रही है, मतलब ये गलत काम है, स्कूल ना जाना गलत काम है, इसलिए वो रोज स्कूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते हैं? स्कूल जाना सही है। क्यों? क्योंकि बदले में दंड नहीं मिलता, और दंड मिलेगा तो वो काम गलत है। यानी ये व्यक्ति नहीं जानते कि स्कूल जाना सही है गलत है, बस ये देखते हैं भैया पनिशमेंट नहीं मिल रहा, आज्ञा का पालन हो रहा है, आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो अवस्था नंबर में वो आते हैं जो किसी काम को दंड की वजह से करते हैं कि बदले में दंड ना मिले, वो अवस्था नंबर 1 में है। समझ में आ गया? अवस्था नंबर 1 में कौन आएगा कि भैया जो किसी काम को दंड की वजह से करते हैं कि बदले में दंड ना मिले, आज्ञा का पालन हो, इसमें आते हैं। अवस्था नंबर 2 में जिसका नाम है व्यक्तिगत विनिमय, इंग्लिश में से इंडिविजुअल एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडिविजुअल एक्सचेंज इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। यानी इंडिविजुअल एक्सचेंज का मतलब क्या है? इंडिविजुअल एक्सचेंज का मतलब होता है, यहां पर अगर मैं लिखूं इंडिविजुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअल एक्सचेंज का मतलब यह है कि यहां पर व्यक्ति क्या करता है? विनिमय की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, लाभ की बात करेगा। ठीक है, यहां के बच्चों से क्वेश्चन पूछा, मतलब बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि बताओ हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया, तो बच्चों ने कहा गलत किया। उनसे कारण पूछा, कारण बताओ, तो उन्होंने कारण क्या बताया? कारण उन्होंने बताया कि भैया हेंज ने तो चोरी कर ली, पत्नी की जान बचा ली, लेकिन दवाई वाले को क्या मिला? दवाई जो बेच रहा था उसकी तो दवा, उसको तो 100 रुपए भी नहीं मिले ना, उसकी तो दवा गई ना, उसका तो नुकसान हुआ ना। तो ये व्यक्ति कहता है कि भैया बदले में अगर लाभ मिल रहा है तो काम अच्छा है, बदले में अगर आपको कुछ नहीं मिला तो काम फिर वो अनैतिक है। यानी ये व्यक्ति क्या देखते हैं? ठीक है, बदले में लाभ देखते हैं। यानी ये विश्वास करते हैं टिड पोट टेड पर, जैसे को तैसे पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यानी जौ का तौ, जैसे को तैसा, जैसे को तैसे के सिद्धांत पर ये क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, इनको लाभ चाहिए। इसके मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जैसे ठीक है, एक बच्चा क्लास में कहता है एक दूसरे बच्चे से कि आज तू मुझे लंच करा दे, कल मैंने तुझे लंच कराया था। यानी वो क्या कहता है कि आज मैं अपना लंच बॉक्स नहीं लाया तो आज तू मुझे लंच करा दे। क्यों? क्योंकि कल मैंने तुझे लंच कराया था। इसका मतलब यह है कि कल अगर तू लंच नहीं कराता, कल अगर मैं आपको लंच नहीं कराता, ठीक है, तो फिर आज मैं आपको भी लंच नहीं कराता। तो यहां पर लाभ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, और शादियों में हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, लोगों का व्यवहार करते हैं। व्यवहार समझ रहे हैं? हम लिफाफे में कुछ पैसे देकर आते हैं,
और मैंने बहुत सारे फैमिली में से देखा कि वो बदले में उम्मीद करते हैं कि हम इनको 1000 रुपये देकर आए लिफाफे में, तो ये भी कम से कम हमको 1000 रुपये देंगे। तो व्यक्ति किसमें विश्वास कर रहा है? वो व्यक्ति इसी अवस्था में जी रहा है कि हम, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं बदले मुझे फीस मिल रही है, नहीं मिल रही तो भाई ये काम हमारा अनैतिक है। छोटे बच्चों में आपने देखा हो, क्रिकेट खेलते समय एक बच्चा कहता है पहले तू मुझे बैटिंग करा दे और बॉलिंग कर दे, फिर मैं तू बैटिंग करना, मैं बॉलिंग करा दूंगा। उनमें से कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है वो बॉलिंग करता है, जब उसकी बारी होता है तो वो नहीं कराता, तो उनमें झगड़ा हो जाता है। तो वो इसी सिद्धांत पर है, वो कहते हैं भैया इसने मेरे साथ गलत किया, मैंने पहले इसको बॉलिंग कराई, ठीक है, मैंने बॉलिंग की, इसने बैटिंग की, जब मेरी बारी आई तो मना कर रहा है। तो वो व्यक्ति इसी में आता है, यानी किसमें? सहायक विनिमय अभिविन्यास में, या इसे हम लोग, ठीक है, इंडिविजुअल एक्सचेंज कहते हैं। इसमें व्यक्ति लाभ की बात करता है। समझ में आ गया? किसकी बात करता है? लाभ की बात करता है। इसके बाद ये दो हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। पहले में दंड आता है, दूसरे में सहायक विनिमय आता है। दोनों में बच्चों ने कहा गलत किया चोरी करके, पर कारण अलग दिया। यहां पर कारण दंड दे रहा है, यहां पर कारण कह रहा है लाभ दे रहा है कि भैया उसको बदले में लाभ तो मिला ही नहीं है, दवाई वाले को बदले में अगर लाभ मिलता है, ठीक है, बदले में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो कारण क्या है? नैतिकता है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं। तो कन्वेंशनल लेवल जो है, इसमें हम कहेंगे कि नैतिकता जो है वो प्रारंभ होती है, ठीक है। इसमें अवस्था नंबर 3 आती है। इनसे भी क्वेश्चन पूछा कि बताओ, इनसे प्रश्न पूछा कि बताओ हेंज ने सही किया गलत किया। बच्चों ने उत्तर दिया गलत किया। हेंज ने चोरी करके गलत किया, इन्होंने भी कहा गलत किया। इनसे कारण पूछा तो पता इन्होंने क्या कारण बताया कि भैया वो समाज के नियमों को तोड़ेगा, कानूनों को तोड़ेगा तो अच्छा नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, यानी वो अच्छा नहीं बन पाएगा। यानी अवस्था नंबर 3 के लोग किसमें जी रहे हैं? कहते हैं कि दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए कार्य करने पर सिद्धांत पर काम करते हैं। अवस्था नंबर 3 में वो लोग आते हैं जो दूसरों के सामने कहते हैं कि अगर हम समाज में चोरी करेंगे तो हम लोगों के सामने अच्छा कैसे बन पाएंगे, ठीक है। तो ये, ठीक है, किस पे चलता है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल में दूसरों के सामने अच्छा बनना। क्या होता है? अच्छा बनना, ठीक है। जैसे यह अच्छा बनाकर काम कराया जाता है घर में। कभी देखा हो घर में छोटे बच्चों से मम्मी पापा जो होते हैं वो काम करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? उनसे पहले उनकी तारीफ करते हैं, ये हमारे घर के बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है। फिर कहते हैं बेटा ऐसा करो, 1 किलो दूध लेकर आओ, दूध डेयरी दूर है, कहो जाओ लेकर आओ। अब वो बच्चा मना नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसकी तारीफ कर दी गई हुई है। अब वो कहेगा कि अगर मैं दूध लेने नहीं जाऊंगा तो मम्मी ने जो कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं तो मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा। तो यहां पर वो बच्चा का दूध लेने जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी तारीफ हो गई है। अब वो मना करेगा तो बुरा बन जाएगा। अब वो अच्छा बनना चाहता है, ठीक है। या आप अच्छा बनने के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप भी इसी अवस्था में आएगा। आप क्लास में दूसरों का होमवर्क कर देते, क्यों? ताकि उनकी नजरों में आप अच्छा बन सके। तो आप भी किस में आएंगे? गुड बॉय एंड गुड गर्ल में आएंगे। किस में आएंगे? गुड बॉय एंड गुड गर्ल में आएंगे। आप भी इसी अवस्था में आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। लड़की से घर में पोंछा लगवाना है तो माँ उसकी तारीफ कर देती है, कहती है हमारी घर की ये तो, ठीक है, शेरनी है, हमारे घर की परी है ये। और फिर कहती जाओ बेटा पोंछा लगा के आओ किचन में। अब वो पोंछा लगाने जा रही है तो वो किस में है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल में है। यानी अच्छा बनाकर कार्य किया जाता है, ठीक है, अच्छा बनने के लिए। रूल्स को क्यों नहीं तोड़ेगा? अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। अवस्था नंबर 4 में अगर हम बात करें, यहां, ठीक है, यहां भी बच्चों से प्रश्न पूछा कि बताओ हेंज ने सही किया गलत किया, तो बच्चों ने उत्तर दिया गलत किया। देखो यहां भी बच्चों ने उत्तर दिया गलत दिया। यहां भी कहा, बच्चों ने कहा कि हेंज ने चोरी करके गलत किया, यहां भी कहा चोरी करके गलत किया, और यहां भी कहा कि बच्चों ने चोरी करके गलत किया। लेकिन सब में कारण अलग अलग दे रहा है। इसमें कारण क्या बता रहा है? इसमें कारण बता रहा है क्या? कि कानूनों को नहीं तोड़ना चाहिए, कानून को हमें पालन करना चाहिए। कानून का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। कानून, ठीक है, हम समाज के द्वारा हमारे लिए बनाए गए हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। यानी यहां पर कहता है कानून नहीं तोड़ने चाहिए। ये कहता है कोई व्यक्ति मर ही क्यों ना जाए, पर रूल्स मत तोड़ो। यानी इन्होंने क्या कहा? हेंज की पत्नी मरी क्यों नहीं जाती? मर भी जाती पर भी उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये अवस्था नंबर 4 के लोगों ने कहा कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी।
क्या नहीं करनी चाहिए थी? उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। समझ में आ गया? इसके बाद में अवस्था नंबर 5 आती है। अवस्था नंबर 5 में वही प्रश्न कि हेंज ने चोरी करके सही किया गलत किया। उत्तर आ जाओ। उत्तर कहा सही किया। अवस्था नंबर 5 के बच्चों ने कहा कि सही किया। कारण इन्होंने अलग दिया। कारण क्या दिया? कारण कहा कि भैया ठीक है, ये जो नियम बनाए हैं ना, ये नियम बनाए किसके लिए हैं? हमारे लिए। और आज अगर हम उनका पालन नहीं कर पा रहे तो उनमें बदलाव होना चाहिए। पहली एक बात बताओ, ठीक है, हेंज ने चोरी की कि सर हाँ हेंज ने चोरी की, ठीक है, कि उसने दवा चुराई, लेकिन भैया दवाई वाले को तो देखो तुम कि सर क्या देखें, 100 रुपए की, $100 की दवा थी, 1000 में बेच रहा था। ये क्राइम नहीं है, ये गलत नहीं है कि तुम्हारे पास कोई वस्तु है तो तुम मनचाहे दामों में बेचो। कोई व्यक्ति मर रहा है बेचारा और तुम कह रहे हम तो भैया 1 लाख में बेचेंगे। कोविड में मान लो तुम्हारे पास दवा आ गई, कोई फॉर्मूला आपके पास पता चल गया और आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए की दवा है, जिसको चाहिए वो ले जाए, तो ये गलत नहीं, ये क्राइम नहीं है। तो ये कह रहा है कि भैया इस व्यक्ति को गलत करने के लिए तैयार किया गया। सरकार अगर इसको रोक देती दवाई वाले को कि भैया 1000 में नहीं बेचने देंगे, अपनी एमआरपी फिक्स करो, ठीक है, उससे ज्यादा आप आपको नहीं बेचने देंगे, तो फिर इसको चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास $100 तो थे। तो ये व्यक्ति कहता है कि नियम अगर गलत हैं तो नियमों को बदला जाए, यानी ये कहता है कि नियम बदले जा सकते हैं। नियम क्या हो सकता है? नियम बदले जा सकते हैं। नियम बदले जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, नियम बदले जा सकते हैं। नियम कैसे बदलेंगे? ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है, नहीं, बहुमत क्या कहता है, लोगों की राय क्या कहती है? राय कहती है कि नियम बदले तो बदल दो। क्लास में मान लो कि कॉलेज में रैगिंग का सिस्टम था, रैगिंग होती थी। अब रैगिंग मान लो कि रैगिंग जो है वो बेकार है, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, तो एक बच्चा कहता है कि भाई रैगिंग बंद होना चाहिए, सब लोगों का अगर बहुमत हो, सब लोगों की राय हो तो रैगिंग को बंद किया जाए। तो बच्चा फिर कहाँ आ गया? फिर बच्चा यहां पर आ गया, अवस्था नंबर 5 में आ गया, यानी वो कहता है कि रैगिंग बंद होनी चाहिए, ठीक है। और अवस्था नंबर 4 के कहते हैं भैया वो तो नियम है कॉलेज का, रैगिंग हो रही तो हो रही है, वो तो ठीक है, रूल्स है, रूल्स तो अब रहेगा, वो तो हमें हमारे साथ हो रही है। तो जो लोग कहते हैं कि नियम नहीं बदले जा सकते, वो अवस्था नंबर 4 है। वो कहते हैं जैसे हैं वैसे ही हमको फॉलो करना है, जैसे हमें मानना है। ये कहते हैं कि नहीं, ठीक है, रूल्स जो है वो बदले जा सकते हैं, वो अवस्था नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है कि नियमों को बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नियमों को बदला जा सकता है, ठीक है। अवस्था नंबर 6 की अगर हम बात करें, अवस्था नंबर 6 वाले ये कहते हैं कि व्यक्ति को नियम सब छोड़ो, ठीक है। इनसे प्रश्न पूछा गया इन बच्चों से कि भाई एंजन ने चोरी करके सही किया गलत किया, तो इन्होंने कहा सही किया। देखो अवस्था नंबर 5 के लोगों ने कहा सही किया और अवस्था नंबर 6 के लोगों ने भी कहा सही किया, पर इन्होंने कारण कुछ और दिया। इन्होंने कारण दिया कि भैया किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ये बात करते हैं मानवता की, ये बात करते हैं न्याय की, कि एक बात ये तो बताओ उस व्यक्ति ने चोरी क्यों की? कि भैया चोरी की उसने जान बचाने के लिए, तो किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है कि हाँ। तो ये कहते हैं कि ठीक है कि भाई अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, मान लो कोई झूठ बोल रहे हो, लेकिन झूठ बोलने का उद्देश्य आपको किसी की जान बचाना है, कोई निर्दिष्ट व्यक्ति को आप बचाना चाहते हैं, उसके लिए आप कोर्ट में जाकर झूठ बोला है, तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है आपने, ठीक है। तो ये कहते हैं ये मानवता की, न्याय की, ठीक है, बात करते हैं कौन? यानी उच्च नैतिकता जो होती है वो होती है किसमें? ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक स्तर में होती है। किसमें होती है? सार्वभौमिक नैतिक स्तर में होती है। क्या? उच्च नैतिक स्तर। तो ये टोटल क्या है? ये टोटल 6 अवस्थाएं हैं जो हमने पढ़ी। पहली में दंड आता है, दूसरी में सर लाभ आता है, बदले बराबरी की बात करता है, तीसरे में अच्छा आता है, चौथे में नियम कानून की बात करता है, नियम कानून नहीं बदल सकते, पांचवें में सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है कि नियम बदल सकते हैं बहुमत के आधार पर, छठवें में सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब है कि नियम गए भाड़ में, काम अगर आप नैतिकता के लिए कर रहे हो, मानवता के लिए कर रहे हो, तो वहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं देखे जाते। ये हम लोगों ने 6 अवस्था हम लोगों ने पढ़ी है।
अब एक चीज मुझे बताइएगा, ये 6 अवस्था हम लोगों ने जो पढ़ी हैं, 6 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, ठीक है, इन 6 अवस्थाओं में कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं कैरोल गिलिगन के बारे में। कैरोल गिलिगन जो है कौन है? ये कोहलबर्ग की क्या है, एक शिष्य हैं। कोहलबर्ग की जो है वो स्टूडेंट हैं ये, ठीक है, ये उन्हीं की शिष्या थी। इन्होंने उनके सिद्धांत की आलोचना की थी, ठीक है। यानी कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की क्या की है? आलोचना की है, मतलब बुराई की है, कमी बताई है, आप ऐसे भी कह दीजिएगा, कमी इन्होंने बताई है। अब क्या बुराई की है जरा वो समझिएगा। कैरोल गिलिगन का ने तर्क दिया, कैरोल गिलिगन ने कहा कि देखो ये सिद्धांत कहां दिया गया? ये सिद्धांत दिया गया यूरोप को, यूरोप के देशों को। एक बात बताओ, यूरोप में और हम में बहुत अंतर है, बिल्कुल अंतर है। यूरोप में ठीक है, लड़कियां जो है वो जीन्स टॉप पहनना ये नॉर्मल सी बात है, राइट। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है, शहरों में बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गांव में पहन के दिखाओ। जैसे आप कहीं कोई किसी के घर में बहू बनकर जा रही हैं, आप शादी के बाद जा रही हैं और आप जीन्स टॉप में जाइएगा, ठीक है, या शॉर्ट कपड़ों में जाइएगा, बवाल मच जाएगा, गांव में हंगामा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, बायकॉट कर देंगे, समाज से कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो क्या वहाँ की चीज़ें यहाँ लागू हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। वहाँ का कल्चर अलग है तो वहाँ के लोगों की सोच भी अलग होगी, नैतिकता भी अलग हो जाएगी। यहाँ का समाज अलग है तो यहाँ के लोगों की नैतिकता अलग हो जाएगी ना। तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने समाज और संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, समाज और संस्कृति को इन्होंने महत्व नहीं दिया, ठीक है। किसको? समाज और संस्कृति को इन्होंने महत्व नहीं दिया। दूसरी आलोचना क्या थी कि इसमें सारे लड़के हैं, एक्सपेरिमेंट किस पर हुआ? लड़कों पर हुआ, ठीक है। फिर ये कहती हैं देखो पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष, लड़के मतलब पुरुष की कैटेगरी, पुरुष जो होते हैं ना ये अधिकारवादी होते हैं, अधिकारवादी, अधिकारवादी या ये न्याय की बात करते हैं। और महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो संबंध के आधार पर या देख रेख के आधार पर कि भाई इसकी देख रेख कौन करेगा, देख रेख के आधार पर क्या करती हैं? निर्णय लेती हैं। देख रेख के आधार पर क्या होती हैं? वो निर्णय लेती हैं। कौन? वो लेती हैं कैरोल गिलिगन, सॉरी महिलाएं, कैरोल गिलिगन ने महिलाएं। तो इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने पुरुषों पर किया और लागू कर दिया इन्होंने महिलाओं पर भी, बल्कि इनको दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था। तो इन्होंने एक तो अपने सिद्धांत में महिलाओं को महत्व नहीं दिया, यानी कर दिया कि लड़कियां जो होती हैं रिश्ते और दूसरों के देखभाल जिम्मेदारी की भावनाओं के आधार पर नैतिक विकास के अलग अलग पैटर्न प्रदर्शित करती हैं, मतलब अलग अलग निर्णय लेती हैं, ठीक है। तो इन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण की क्या की है? इन्होंने महत्व नहीं दिया है। यानी ये भी आ जाता है कि लैंगिक पक्ष से क्या है? आलोचना है। इन्होंने लैंगिक पक्ष को ध्यान में नहीं रखा है, इन्होंने नारियों को ध्यान में नहीं रखा है, नारी को ध्यान में नहीं रखा है, या इन्होंने महिलाओं को ध्यान में नहीं रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो दो आलोचनाएं हैं, पहला कि महिलाओं को महत्व नहीं दिया, दूसरा इन्होंने समाज और संस्कृति को महत्व नहीं दिया। ये पूरा सिद्धांत है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने पढ़ा है, इसमें चीज आपने ये भी आती है कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है इसमें सभी बच्चों ने एक ही उत्तर दिया है क्या? उत्तर एक नहीं दिया, उत्तर और कारण सबने अलग अलग दिए हैं। पहले में कह रहा है दंड की वजह से चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे में कह रहा है लाभ मिले, ठीक है, लाभ नहीं मिल रहा इसलिए इसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसको लाभ देना चाहिए था, ठीक है। तो सबने अलग अलग दिया है, समझ में आ गया। ये पूरा हमारा नैतिक विकास का जो है वो सिद्धांत है, ठीक है, जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग से पहले किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था, ठीक है। किसने दिया था? जीन पियाजे ने जो है वो सिद्धांत दिया था। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान क्या देंगे? यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि ये जो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मुझे आपको कराने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में जो है वो, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पहले आपको पियाजे पढ़ा दूं, फिर इसके बाद में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवा दूंगा, यहाँ पर आप लोग थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन है लगभग 30 क्वेश्चन है जो इसी से संबंधित हैं। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, मैं इनके आंसर भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और इसकी क्लास भी मैं डलवा दूंगा, ठीक है। चलो
कोई डाउट यहाँ पर? तो हमारा ये टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन कौन से, आज हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है जीन प्याजे है। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? जीन प्याजे है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जुड़ा करो, सभी लोग। क्लास आप लोगों की डेली होती है एप्लीकेशन पर।